कि पाकिस्तान और पार्टीशन ये मुसलमानों में 1940 के बाद काफी पॉपुलर हो। नमस्कार, नेहरू सेंटर और उसकी चर्चाओं में आपका स्वागत है। आज जो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में शायद ही कोई हिंदुस्तानी होगा जिसका कोई ना कोई मत नहीं होगा। उसने उसके बारे में बहुत कहानियां भी सुनी होंगी, अपने माँ बाप से, पड़ोसियों से, स्कूल में दोस्तों से, पिक्चरों पर, फोन पर, और उसने अपना कुछ ना कुछ उस बारे में मत बनाया होगा। ये बात है देश के बंटवारे की, जिसको हम लोग पार्टीशन कहते हैं। 47 में जो बरतानिया सरकार के अंदर का जो हिंदुस्तान था, जब वो छोड़ के गए तो उन्होंने इस देश के 3 हिस्से कर दिए। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और भारत देश। स्वाभाविक है कि जब एक देश, उसमें एक साथ रहने वाले लोग जब अलग होते हैं तो उसका एक दर्द तो होता है, और ये एक ऐसा दर्द है जो आज भी, उतना तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन आज भी ताज़ा है। और ये एक इस कारण से भी ये एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी कथा है जो बार बार हम दोहराते हैं, उसके नए नए आयाम सुनते हैं, क्योंकि आज की वर्तमान की और पिछले कई वर्षों की राजनीति में पार्टीशन या विभाजन जो है, इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये एक समझ लीजिए बहुधर्मों वाला देश है। यहाँ अगर 70-80% हिंदू हैं तो 15-12-14% मुसलमान हैं, 2-1% सिख हैं, 2-3% क्रिश्चियन हैं, और जो मुख्य हमारे यहाँ जिसको अल्पसंख्यक वर्ग या माइनॉरिटी कहेंगे, मुसलमान, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शायद दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या अगर देशों में देखी जाए तो हिंदुस्तान में है। और क्योंकि आज की राजनीति में एक सांप्रदायिक रूप भी है, एक सांप्रदायिक झलक भी है, तो ये हिंदू मुस्लिम मसले को बार बार इस हमारी राजनीति में आते हैं। सरकार बनने में जो मुद्दे सामने आते हैं उसमें महत्वपूर्ण बनते हैं, और इसलिए पार्टीशन या विभाजन की कहानी बीच में बार बार इसमें आती है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर अजीत झा से। नमस्कार अजीत जी। अजीत झा जी इस समय रिटायर्ड हैं, लेकिन भारतीय इतिहास को समझने में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी इतनी समझ होगी जो इनकी है। और मैं एक और चीज बता दूं, अजीत झा जी अपने ट्रेनिंग से, अपनी शिक्षा से, अपने कामकाज से इतिहासकार हैं, कि जिन लोगों ने इतिहास के विषय पर गहनता से रिसर्च की है, भले उन्होंने खुद इतिहास पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इतिहास के जो कुछ मूल रूल या नियम होते हैं उनको समझा हो, और उसकी इतिहास के प्रति एक सत्यता की तरह देखते हैं, उनमें प्रोफेसर अजीत झा रहे हैं। इसके पहले कि मैं प्रोफेसर साहब से कहूं कि इतिहास के प्रश्नों की, विभाजन के प्रश्नों पर जब हम उनके पास आए वो अपनी बात कहें, मैं बताना चाहता हूं कि मूलतः आज भी और कई वर्षों से जब इतिहास लिखा जाता है या उसका विश्लेषण होता है, तो सामान्यतः बड़े इतिहासकार 3 या 4 तरीकों से इतिहास को देखते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है इतिहासकारों में, या समझ लीजिए लेखकों में या कहानी बताने वालों में, जो ये समझते हैं कि इतिहास बनता है नायकों द्वारा, इंसानों द्वारा। कोई एक राजा था, उसने कुछ किया, इस कारण से ऐसा हो गया, या कोई एक महारानी एक तरीके की थी, उसने कुछ किया, वो ऐसा हो गया। इसको एक तरीके से कहा जाता है, जो एक रानी थी क्लियोपैट्रा, कि क्लियोपैट्रा की नाक अगर लंबी नहीं होती या वो खूबसूरत नहीं होती तो रोमन साम्राज्य का नष्ट नहीं होता। ये एक है, उसमें ऐसा नहीं है कि ये परंपरा जो है बिल्कुल ही गलत है। ये हर चीज इतिहास की नहीं बता पाती है, लेकिन इसमें भी कुछ है कि हाँ, नायक जो हैं एक रोल प्ले करते हैं। दूसरा है, वो समझते हैं कि स्थिति जो है, संदर्भ जो है, कई वर्षों में जो चीजें होती हैं, जो धारणाएं बनती हैं, समाज किस तरीके से निर्मित होता है, वो बदलता है, धर्म का उसमें असर होता है, आर्थिक व्यवस्थाओं का असर होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमी बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करती है। सत्ता सत्ता राजा और प्रजा के बीच में, सत्ता सरकार और प्रजा के बीच में, सत्ता अलग अलग आर्थिक वर्गों के बीच में, सत्ता समाज के बीच के असमानताओं के अलग अलग गुटों के बीच में, ये सत्ता भी इतिहास को बहुत हद तक प्रभावित करती है। और इसके साथ साथ बहुत सी और चीजें हैं। हर समाज का, हर जिसको सिविलाइजेशन कहें, उसका अपने फलसफे होते हैं, उससे उसका इतिहास बनता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और एक तीसरा गुट है जो मानता है कुछ ऐसी
प्रक्रियाएं या समाज की एक ऐसी दिशा है कि वो अलग अलग समयों से, अलग अलग तौर तरीकों से बदलकर नए व्यवस्थाओं में चलती चली जाती है, जिसको ज्यादातर हम लोग मार्क्सिज्म के साथ भी उसको जोड़ के चलते हैं। लेकिन जब मैं अजीत जी से बात करूंगा तो ये मैं इनसे कहूंगा कि जब पार्टीशन की बात करें तो उसमें कुछ लोगों की भूमिकाएं क्या रही प्रमुखता से, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। क्या व्यवस्थाएं थी, क्या स्थिति बनती है, क्या संदर्भ बनते हैं पिछले 100-200 साल में हम जो चलते हैं, क्या हम पार्टीशन की तरफ कैसे आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। और जो आखिरी सवाल है कि क्या व्यवस्थाएं ऐसी बनी समाज की या अर्थव्यवस्थाएं ऐसी बनी कि पार्टीशन होना था, अगर कहीं उनको मौका मिलता है इसके बारे में बोलना का तो वो पहला सवाल जो मैं जिस पर आऊंगा मैं आपके पास, और वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भले बंटवारा हुआ 47 में, लेकिन कहा जाता है कि बंटवारे के पीछे की जो कथा या कहानी है, और बंटवारा 47 से नहीं शुरू होता है, उससे ऑलमोस्ट कोई कहते हैं 30-40 साल पहले, कोई कहते नहीं ऑलमोस्ट 100 साल पहले। कई लोग उसको 1857 की क्रांति के समय से जोड़ते हैं, और उसमें बर्तानिया साम्राज्य का जो अपनी भूमिका थी और इस देश में समाज के बीच में किस तरीके से संगठन बन रहे थे और धर्मों के बारे में सोच समझ बढ़ रही थी, उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके लिए खुला छोड़ता हूं, आप कहानी वहां से शुरू करना चाहेंगे या जहां से आप बोलना चाहें। अ, देखिए, एक जो 15 अगस्त 14 अगस्त को दो नए देश अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान, और वो विभाजन की वजह से अस्तित्व में आए। अब इस विभाजन की पृष्ठभूमि को देखना शुरू करेंगे तो 1857 तक जा सकते हैं, और कुछ लोग तो इसको सिंध में 8वीं शताब्दी में मीर कासिम के आने तक से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 1857 के बाद, अगर आपको कई तरह के झगड़े और बिलगाव देखने को मिलते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और कुछ मुस्लिम संगठनों और राष्ट्रवादी संगठन के बीच में, क्योंकि ये जो डिफरेंस है 47 तक जो मतभेद है, उसको केवल हिंदू और मुसलमानों के मतभेद के तौर पे भी देखना ठीक नहीं है। हिंदुओं के कई राजनीतिक संगठन थे, या कई ऐसे राजनीतिक संगठन थे जो हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठन नहीं थे, पर उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो ये केवल हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। नया देश अंग्रेजों से अलग होके जो देश बनेगा, वो कैसा देश बनेगा? वो एक सेकुलर देश बनेगा, सभी हिंदुस्तानियों का देश बनेगा, या केवल हिंदुओं का बनेगा, या केवल मुसलमानों का बनेगा, या हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बांटा जाएगा? ये हर तरह की बहस उस समय चल रही थी। और 1857 के बाद भी देखेंगे अगर, तो ऐसे बहुत मौके हैं जिसमें संगठित मुस्लिम ओपिनियन या मुस्लिम संगठन जो हैं, वो हिंदुओं के साथ या धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ मिल करके एक हिंदुस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी कहानी नहीं है जिसमें केवल झगड़ा ही झगड़ा है, जिसमें प्रवृत्तियां केवल एक दिशा में जा रही हैं। विभाजन की तरफ भी कुछ प्रवृत्ति है और एकता की तरफ भी प्रवृत्ति है। उसमें से कौन सी प्रवृत्ति कब हावी होगी, और क्यों 1947 में एक प्रवृत्ति हावी हो सकी, इसके पीछे कई तरह के कारण समय समय पर जुड़ते रहे हैं। इसलिए विभाजन के सवाल को एक ऐसे सवाल के तौर पे नहीं देखना चाहिए कि विभाजन का कोई विकल्प नहीं था। 15 अगस्त 1947 या 1947 में जब विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया गया,
कांग्रेस के द्वारा, उससे पहले कई ऐसे मौके थे जब विभाजन को टाला जा सकता था। वो क्यों नहीं टाला जा सका, ये एक लंबी कहानी है। इसमें कई तरह के प्लेयर्स हैं, कई तरह की शक्तियां हैं। एक बात बस मैं आपकी अगले सवाल में आने के पहले, आपने कहा कि कुछ ऐसे समय थे जब कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे विभाजन को टाला जा सकता था। हाँ, टालने में एक इनेविटेबिलिटी नहीं है, टाले का मतलब है उसको पोस्टपोन किया। तो आपका मतलब था कि उस समय नहीं होता, शायद बाद में हो जाता, उस समय बच नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं टालना उस सेंस में जी, इस्तेमाल नहीं कर, विभाजन से बचा जा सकता बचा था, जा सकता था। विभाजन ठीक, से बचा जा सकता था। ठीक, इसके कई मौके थे ठीक है। और कई बार हिंदू मुस्लिम रिश्ते आ, ऐसे नहीं थे जिसमें विभाजन की कोई बात हो। और विभाजन मुस्लिम राजनीति में भी बहुत बाद में आया। 1857 से लेके लगभग 1940 से पहले, पाकिस्तान रिजोल्यूशन से पहले भी विभाजन की बात हुई है। ऐसा नहीं विभाजन की बात नहीं हुई है। इकबाल ने विभाजन की बात की की है, थी। ऐसा नहीं कि विभाजन की बात नहीं हुई है। पर विभाजन कोई एक ऐसा गंभीर प्रस्ताव है जिसके पीछे मुस्लिम पॉलिटिकल क्लास खड़ी है, इसका 1940 से पहले कोई एविडेंस नहीं नहीं, है ठीक। किसी किस्म का। तो एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जब तक हम समझ लीजिए 45, 46, 47 तक आते हैं, तब एक तरीके से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शायद इनेविटेबल सा हो गया था। लेकिन उसके पहले ये कहानी कई मोड़ ले कई सकती थी। मोड़ ले सकती थी, और जो इनेविटेबिलिटी सी आई जी, वो केवल आ, मुस्लिम पॉलिटिकल क्लास की वजह से नहीं आई। ऐसा सोचना कि मुस्लिम जनमत चाहता था ये पार्टीशन, या मुस्लिम पॉलिटिकल क्लास जो पार्टीशन चाहता था वो पार्टीशन हासिल कर सकता था, ये मानना ठीक नहीं होगा। अगर अंग्रेजों की अपनी राजनीति उसमें शामिल नहीं होती तो उस समय भी पार्टीशन होना संभव हाँ, नहीं था। प्रोफेसर साहब, आपने दो बहुत बड़ी बातें इस समय कही हैं जिसको दोनों को हमको लगता है इस पर हम लोग को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक तो बरतानिया सरकार की अपनी क्या भूमिका रही, जी, क्या सोच थी, कैसे निकल कर आती है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, वो हम एक धरे में लेंगे आपसे। एक दूसरा धरा ये है, जब आपने कहा कि एक समय के बाद मुस्लिम समाज के नेतृत्व ने या उसमें कहीं सोच ने इसको समझा कि नहीं, अब पार्टीशन के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, उस पर भी हम बाद में जाएंगे। लेकिन एक जो बात कही जाती है, देखिए कोई भी आइडिया जब धरातल पर आकर एक बहुत बड़ी हकीकत बनता है, उसके पहले उस सोच या उस आइडिया का जो जन्म होता है और वो जो विकसित होता है और इस कगार तक पहुंचता है कि उसके बाद वो जमीनी हकीकत बन सकता है। बहुत से आइडियाज होते हैं जो वहां तक जाते हैं और हर आइडिया जमीनी हकीकत नहीं बनता है, या फ्रॉम आइडिया टू एक्शन वो ट्रांसलेट नहीं होता है। तो एक बात जो कही जाती है कि जिसको टू नेशन थियरी हम लोग बड़े सामान्य शब्दों में कहते हैं, और इसका मतलब यह है कि धर्म से देश की पहचान भी होती है, या धार्मिक लोग जो हैं या एक अलग अलग धर्म के लोग जो हैं धार्मिक तरीके से भी एक दूसरे से अलग हैं, उनके देश भी अलग होते हैं या होने चाहिए। ये टू नेशन थियरी कहाँ से आती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है पार्टीशन पे? देखिए, टू नेशन थ्योरी भी कई रूपों में आती है, लेकिन पार्टीशन के संदर्भ में जो टू नेशन थ्योरी है वो जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन मुस्लिम लीग के द्वारा पारित करवाया, आप बात कर रहे हैं लाहौर रेजोल्यूशन लाहौर रिजोल्यूशन 1940। 1940 में, उसके बाद ही टू नेशन थ्योरी एक एक जिसको आप कह सकते हैं एक जिंदा राजनीतिक सवाल के तौर पर, और जिसमें एक निरंतरता बनी और जिसको लगातार विकसित किया गया, जिसको लगातार उसकी व्याख्या की गई।
और वो व्याख्या इस रूप से की गई कि उसका नतीजा के तौर पर पार्टीशन होना ही चाहिए। ठीक है। उससे पहले भी टू नेशन थ्योरी है, पर वो टू नेशन थ्योरी एक पार्टीशन में ही तब्दील हो और उसमें कोई दूसरा विकल्प ना हो, ऐसा उससे पहले नहीं था। उसी ढंग से टू नेशन थ्योरी हिंदू महासभा की तरफ से, सावरकर की तरफ से भी मौजूद थी। वो पहले से मौजूद थी, पाकिस्तान रिजोल्यूशन से भी पहले से मौजूद थी। और वो टू नेशन थ्योरी बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि उस टू नेशन थ्योरी में ये तो माना गया हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, पर उस टू नेशन थ्योरी में मुसलमानों को न तो अलग होने का हक था और न हिंदू राष्ट्र में बराबरी का हक था। तो वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की टू नेशन थ्योरी थी। लेकिन उस टू नेशन थ्योरी के पीछे राजनीतिक समर्थन बहुत कम था और वो एक जिंदा राजनीतिक सवाल सावरकर टू नेशन थ्योरी को नहीं बना पाए। इसलिए पार्टीशन की डिबेट में हिंदू महासभा और सावरकर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, क्योंकि जब ब्रिटिश नेगोशिएट कर रहे थे तो उसमें हिंदू महासभा भी एक पार्टी के तौर पर हर नेगोशिएशन में बुलाई जाती थी, पर उनकी राय का कोई विशेष महत्व नहीं था। नहीं था, इसलिए उनको इग्नोर किया जाता है। लेकिन अगर टू नेशन थ्योरी की बात करें तो सावरकर की टू नेशन थ्योरी जिन्ना की टू नेशन थ्योरी से भी कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक थ्योरी थी। टू नेशन थ्योरी में जब पार्टीशन का सवाल आ गया 1940 के बाद, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकीकरण किया समाज का, क्योंकि टू नेशन थ्योरी के द्वारा ऐसी बातें कही गई जो पहले कभी नहीं कही गई थी। कम से कम मुसलमानों के द्वारा तो कभी नहीं कही गई थी, 57 के बाद भी और 1940 तक भी। और अगर किसी ने कहा भी तो उसका कोई पॉपुलर रिजोनेंस नहीं था, उसके पीछे कोई लोकप्रिय समर्थन उसके पीछे नहीं। कि पाकिस्तान और पार्टीशन ये मुसलमानों में 1940 के बाद काफी पॉपुलर होने लगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। पर पाकिस्तान का मतलब क्या है और पार्टीशन का मतलब क्या है, इसकी कोई स्पष्टता नहीं थी किसी किस्म की। पाकिस्तान और पार्टीशन का बहुसंख्यक मुसलमानों के लिए अब मतलब सिर्फ इतना था कि आजाद हिंदुस्तान ऐसा बनेगा जिसमें हमको हिंदुओं के रहमो करम पे नहीं रहना पड़ेगा। ये एक बहुत वाइड स्प्रेड एस्पिरेशन थी मुसलमानों की, ये मुसलमानों की आकांक्षा थी कि जब आजाद हो हिंदुस्तान तो कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिसमें हम केवल सद्भावना के ऊपर निर्भर ना हो, हिंदू बहुमत के ऊपर निर्भर ना हो। उनके लिए पाकिस्तान और पार्टीशन का इतना ही मतलब था। वो पाकिस्तान का मतलब पार्टीशन होगा ये भी बहुसंख्यक मुसलमानों के दिमाग में स्पष्ट नहीं था। और जो पार्टीशन हुआ 1947 में, ये पार्टीशन इस ढंग से होगा, ये जिन्ना के और मुस्लिम लीग की कल्पना में नहीं था। इस किस्म के पार्टीशन की कोई मांग उन्होंने नहीं की थी।